हाय दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। बच्चों, पढ़ाई कर रहे हो या एक्सक्यूज बना रहे हो कि हमसे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती है? तो कोई नहीं, धीरे धीरे लग जाएगी, आदत हो जाती है। बस कंटेंट सही मिलना चाहिए, क्यों है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। अब चैनल का नाम है, आपको मालूम ही है, फिल्टर ज्ञान। मेरा नाम है रवि बिजवानी और फिल्टर ज्ञान फिल्टर ज्ञान ओके। स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि 14 ब्रेविस लैटिस कैसे होते हैं। मैंने ये बताया कि वो कुछ नहीं है, अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट के हिसाब से जो सिंपलेस्ट यूनिट मिलती है वो 7 टाइप की होंगी। उसकी मैंने ट्रिक बताई थी, सीटी और मत मार, नहीं तो हेक्सागोनल शेप में जाएगा। कहाँ? मोनोक्लिनिक मतलब एक क्लिनिक, फिर ट्राई क्लिनिक 3 क्लिनिक में, तब भी इलाज नहीं होगा। तो फिर हमने डिसाइड किया था, नेम उनके डिसाइड किया, नहीं डिसाइडेड थे, फिर उस ट्रिक पे उसको हमने डाला था। तो सबसे पहले होता है आपका क्यूबिकल, टेट्रागोनल, याद आ रहा है, सीटी और ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, रोम्बिक जिसे हमने रोम्बोहेड्रल भी कहा था, याद आ रहा है, फिर हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राई क्लिनिक। और ये अलग अलग थी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स। कितने पैरामीटर? 6 पैरामीटर। 6 पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो मैंने 6 पैरामीटर आपको उसकी भी ट्रिक बताई थी। पहले एक हड्डी तोड़ी, 2 हड्डी तोड़ी, याद है? पहले ABC बराबर, फिर 1 तोड़ा, फिर 2 तोड़ा, फिर वो रिपीट किया, फिर वहां चेंज किया। ये सब कुछ अगर नहीं भी पता है तो लास्ट वीडियो लेक्चर देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब सुनिए, टॉपिक जो है वो है क्लोज पैकिंग। अब इसको समझो। पहले क्या टॉपिक में डायरेक्टली नहीं समझाता, पहले मैं बताता क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मतलब पागल है क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसको समझो। कि ये समझो कि अगर आप कोई सॉलिड बना रहे हो, आपने सोचा कि लाइफ की हमारी बहुत सारी चीजें सॉलिड पे डिपेंड करती है। सपोज मुझे कोई वॉशिंग मशीन बनानी है, मैंने बना के दे दी। अब एक वॉशिंग मशीन को थोड़ा पानी से भरा हुआ, थोड़ा इधर उधर कभी हिलाना पड़ जाता है तो हो सकता है कि वो ब्रेक हो जाए, कहीं से चटक जाए। एक को कितना भी कस नहीं हो रहा है कुछ, इसका मतलब किसकी सॉलिड स्ट्रक्चर अच्छी होगी? जो नहीं हो रहा है। अब उसमें ऐसा क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है। उसमें क्या होगा कि पार्टिकल जब बनाए, मतलब पूरा सेटअप जब बनाया जा रहा है उस सॉलिड को, तो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है। मतलब अगर आप किसी सॉलिड को बना रहे हो, मतलब अगर आप किसी सॉलिड को बना रहे हो, ये सॉलिड बन रहा है, तो इसके पार्टिकल इस तरीके से सबको जम गए, इस तरीके से पार्टिकल को जमाया जा रहा है, ठीक है। जमने के बाद क्या होना चाहिए कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना बेटा, वो मिनिमम होनी चाहिए। अब कई लोग कह रहे हैं सर क्या ऐसा हो सकता है 100% सिर्फ पार्टिकल हो? क्योंकि बेटा हमने ये माना है कि फंडामेंटल पार्टिकल इज व्हाट? स्फीयर। तो स्फीयर को अगर आप जमा हुए ना, कितना भी पास ले आओ चीजों को, कोई ना कोई कैविटी, कोई ना कोई चीज बीच में रह जाएगी, ये कैविटी रह ही जाएगी। हो सकता है कि इसमें कोई दूसरा पार्टिकल आ जाए, पर एक टाइप के पार्टिकल्स के कारण कुछ ना कुछ कैविटी रह जाएगी। अगर इसमें दूसरा टाइप का पार्टिकल आएगा तो भी कुछ ना कुछ बीच में कैविटी रह ही जाएगी, क्योंकि पार्टिकल गोल है और गोल हमको मानने पड़ते हैं। स्पेरिकल, ज्यादातर एटम का साइज गोल ही होता है, वो मानना पड़ता है। स्पेरिकल श्रोडिंगर ने बताया था, गोले टाइप से होता है, 3D का गोला होता है, स्पेयर होता है, ठीक है। तो जब हम इनको जमा रहे हैं तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि पार्टिकल्स मिनिमम दूरी रखें अपने बीच में। अगर वो अपने बीच में मिनिमम दूरी रखेंगे तो कैविटी मिनिमम आएगी और जो उसकी डेंसिटी वो ज्यादा हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। मतलब पार्टिकल ज्यादा है, स्पेस कम है, तो ऐसे हमको पार्टिकल को जमाना है। इस जमाने की प्रक्रिया को हम पैकिंग कहेंगे। और वो पैकिंग कैसी होनी चाहिए? क्लोज, मतलब मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। और जब बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी उसे हम बोलेंगे क्लोजेस्ट पैकिंग। क्या बोलेंगे बच्चों? क्या बोलेंगे? क्लोजेस्ट पैकिंग, क्लोजेस्ट। इससे ज्यादा क्लोज मतलब नहीं आ सकता, मर्जा वाली, ठीक है, ओके। तो क्लोजेस्ट पैकिंग। अब क्लोजेस्ट पैकिंग या क्लोज पैकिंग को समझने के लिए, पैकिंग क्या एक प्रोसेस है, जमाना, ऐसे सेट करना कि मिनिमम डिस्टेंस हो,
हो सकता है कि एक्सपीरियंस के आधार पर अभी अभी मैं नया सॉलिड बना रहा हूँ, तो मैं जब नया सॉलिड बना रहा हूँ तो मेरे में अभी एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को अभी सारे अरेंजमेंट नहीं आते, तो मैं हो सकता है कि 50% पार्टिकल रखूं, 50 कैविटी छोड़ दूं। अगला कल को कोई आए तो 68% पार्टिकल रखे और बाकी का 32% छोड़ दे। कल को कोई और खतरनाक आदमी आए जिसने लाइफ में कुछ नहीं किया, बस गोले वाले पार्टिकल को लेके बॉक्स में इधर से उधर जमा रहा है, और उसने देखा कि यार मैं 74% पार्टिकल रखता हूं और 26% कैविटी, तो वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आती है। उनमें से कुछ अरेंजमेंट हमने सीख लिए हैं और उनको हम इस बोर्ड पर समझाएंगे। तुम अपनी कॉपी पेन लेके बैठे हो, मुझे लग रहा है शायद, तो आप अपनी कॉपी पेन पे समझोगे, ठीक है। अब उसको समझने से पहले हमको कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ती है, जो मतलब एक टर्मिनोलॉजी होती है कि टर्म्स आपको आनी चाहिए। जैसे कल को मैं बोल रहा हूँ फेस, तो वो आना चाहिए, है ना। वो कैसे टर्म बनती है किसी से सॉलिड से, मतलब पैकिंग को समझने से पहले वो सारी चीजें मैं आपको एक बार में बता रहा हूं। माना कि ये एक क्यूब है, तो इस क्यूब में ये जो आपको दिख रहा है, ये जो ये एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस, पांच फेस और बाहर वाली 6 फेस। अगर ये रूम है तो एक फेस इधर इस हाथ पे, दूसरी फेस इस हाथ पे, तीसरी ये रही, चौथी कैमरे के पीछे, पांचवी ये जिसमें मैं खड़ा हूं, छठी मेरे ऊपर, तो 6 फेस होती है क्यूब में, ठीक है। हाँ, एक चीज और बात बता रहा हूं कि पिछले वाले लेक्चर में कईयों को ये लगा था कि फेस सेंटर्ड का मतलब होता है किन्हीं दो फेस पर। नो, सभी फेस पर, क्योंकि मैंने वहां लिख दिया था कि पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स साथ साथ फेस के, तो वो साथ साथ लिखने की वजह मैंने 7 बराबर 2 लिख दिया था। ऐसे लिख देता हूं मैं कभी कभी, मेरी गलती है। तो 7 बराबर 2 लिख दिए, तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या सिर्फ 2 ही फेस पे होती है? नहीं, फेस सेंटर का मतलब होता है कि सभी कॉर्नर सभी फेस, लेकिन एंड सेंटर का मतलब होता है कि सभी कॉर्नर और किन्हीं दो फेस, और वो फेस कौन सी होंगी? अपोजिट। या तो ये और कैमरे के पीछे वाली, या ऊपर वाली और नीचे वाली, या ये हाथ वाली और ये हाथ वाली, अपोजिट। ये बता चुका हूं ना, ध्यान रखना। तो टोटल फेस कितनी होती है बच्चों? 6। तो 6 फेस होंगे, 8 कोने होंगे। ये देखो कॉर्नर है, ये जो है ये फेस है, ऐसी 6 फेस और है, दिख रहा होगा, समझा दिया है। 8 कॉर्नर है, गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर है। 12 एज है। एज मतलब ये देखो, मैं गिना देता हूं, 1 2 3 4, देख लिख लो भले, 1 2 3 4 5 6 7 8 एज, देखो ये 8 9 10 11, तो हो गई क्या 12? नहीं हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये देखो 12, ठीक है। तो ये आपकी 12 एजेस होती हैं। तो याद रखना कि क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 फेस होते हैं, 12 एज होते हैं। बॉडी डायगोनल देखो, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल को समझते। तो अगर इस फेस के एक कोने को दूसरे कोने से मिलाऊं तो ये फेस डायगोनल हो गया, और अगर मैं किसी भी एक कोने से बॉडी के बीच में से ले जाऊं और दूसरे कोने को मिलाऊं, जैसे अब आप समझो, अब थोड़ा यार इमेजिनेशन बढ़ाना है ना। जैसे ये दीवार के उस कोने को मेरा देखो उस कोने में जा रहा है, इनको अगर मैं ऐसे मिलाऊं, देखो तो डायगोनल बीच में से होके जा रहा है, इसको बोलेंगे बॉडी डायगोनल। देखो हरे कलर का, ये देखो बीच में बॉडी में से होके जा रहा है, और बॉडी के बीच में से होके जा रहा है। तो बॉडी के बीचों बीच क्या होगा, मैंने बताया था जब बॉडी सेंटर बता रहा था, तो ये क्या होगा बेटा? बॉडी सेंटर। ये जो बीचों बीच का हिस्सा होगा इसको बोलेंगे बॉडी सेंटर। तो भैया 8 फेस होते हैं, ओ सॉरी
8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेस होते हैं, 12 एज होते हैं, एज मैंने बता दिए, बॉडी डायगोनल भी होते हैं, ठीक है, और फेस डायगोनल। 6 फेस तो 6 फेस डायगोनल वो बना लेना। फेस डायगोनल समझ में आ गया, जैसे ये रहा, ऐसे इधर से भी हो सकता है, इधर से भी, इधर से भी। बॉडी डायगोनल जरूरी नहीं है इन दोनों को पकड़ा, हो सकता है कि मैं इसको और इसको पकड़ूं, हो सकता है मैं इसको पकड़ूं, बस समझ में आना चाहिए कि बॉडी डायगोनल में बोल क्या रहा हूं, बीच में से ऐसे या ऐसे। आया, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी बेसिक डेफिनेशन, बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग टू क्यूब। अब सबको लगता था क्यूब लेके क्यों बैठ गए, क्यूब क्यों लेके बैठ गए, क्यों मोनोक्लिनिक नहीं लेके बैठे हो, क्यों हेक्सागोनल लेके नहीं बैठे हो। देखो भाई, हम 14 के 14 अरेंजमेंट नहीं पढ़ सकते, अपने अपने सिलेबस में भी नहीं है, ना जेई मेंस, ना नीट, ना आईटी बिल्कुल एडवांस, कहीं भी सारे के सारे अरेंजमेंट नहीं है। आप ये समझो यार, सॉलिड इतना बड़ा पोर्शन है, आप समझ नहीं सकते। जब हम अपने जीवन के, आप जब जीवन जी रहे हो तो आपके 90% चीजें आसपास सॉलिड हैं। क्या आप उसको एक चैप्टर में सेट कर सकते हैं चीजों को? नहीं कर सकते ना यार। तो जो हमारे सिलेबस में वो क्यूबिकल यूनिट सेल ही बताई गई है अभी, क्यूबिकल यूनिट सेल के अंदर अरेंजमेंट को समझाया गया है अभी। हाँ, थोड़ा सा पार्ट हेक्सागोनल का है, जब वो आएगा मैं वो बताऊंगा, लेकिन मोनोक्लिनिक ये वो अभी नहीं है। सिर्फ मोनोक्लिनिक के क्या पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है अल्फा बीटा गामा बताओ, एबीसी बताओ, उनकी ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं, समझिए। और पेपर में क्वेश्चन नहीं रुकेगा, सारे लेक्चर देख जाओ, सॉलिड स्टेट रुकेगा नहीं ये क्वेश्चन, समझ में आया। क्वेश्चंस मैं भी दूंगा, अभी रुको थोड़ा आने दो, 1-2 लेक्चर के बाद तो सारे मैं आपको पीडीएफ के रूप में डाल दूंगा, आप क्वेश्चन करके देखिए। जैसे 7-8 क्वेश्चन तो मैंने 10 क्वेश्चन आपके बोर्ड पे भी लिखे थे, वो वाले क्वेश्चन भी उस पीडीएफ में ऐड होके आ जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक पीडीएफ में बना के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा किसी ना किसी लेक्चर में आगे वाले में, और आप क्वेश्चंस करिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करके देखिए, सारे हो जाएंगे अगर आपने मेरे लेक्चर पढ़े हैं। एनसीईआरटी नहीं, शीट वीट भी लगा के देखना, मैं कराऊंगा क्वेश्चन, वो भी होंगे। एडवांस का नहीं पता, नीट और जेईई मेंस छोड़ोगे नहीं तुम, देखते हैं। ओके, तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टॉपिक अभी भी क्लोज पैकिंग चल रहा है। क्लोज पैकिंग को समझने के लिए, क्लोज पैकिंग को समझने के लिए हमें कुछ चीज, मतलब ऐसा नहीं है डायरेक्टली अगर हमको ये बताया गया कि भाई हमें उदयपुर जाना है तो ऐसा जा सकते हो उड़ के, पर पहले एयरपोर्ट जाना पड़ेगा ना, कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, टिकट कटानी पड़ेगी। तो धीरे धीरे हम अपने सेटअप बना रहे हैं। पहले हमने आपको पहले ट्यूब के बारे में बता दिया, फिर इसको समझने के लिए अगला जो टॉपिक आया वो आएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। समझाता हूं, आएगा समझ में। कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। अब देखो, ए, इफ पार्टिकल इज एट कॉर्नर, अगर पार्टिकल कॉर्नर में हुआ, कॉर्नर में यूनिट सेल के, तो यूनिट सेल के अंदर उसका कितना कंट्रीब्यूशन है ये समझेंगे हम। समझे? देखो कैसे, आप इसको ऐसे समझो कि अगर ये कोई यूनिट सेल है, ये कोई कमरा है या यूनिट सेल है, एक ही बात है, क्यूबिकल कमरा या यूनिट सेल, ये इसका कोई कोना है, तो इस कोने पर रखा हुआ गोले का पूरा पार्ट इस यूनिट सेल में नहीं आएगा, ये 8 कमरों में जाएगा। कैसे 8 कमरों में? जैसे एक कमरा यहां बनेगा, बना के देख लेना, ऐसे एक कमरा इधर बनेगा, ऐसे एक कमरा यहां बनेगा। अब ये एक ही फ्लोर पे थोड़ी होंगे,
एक एक ऊपर भी बनेगा, इस तरीके से ऊपर भी जाएंगे। तो ये जो कोने का पार्टिकल है, ऐसे इधर जो कोने का पार्टिकल होगा ऐसे आगे, यहां का जो कोने का पार्टिकल होगा वो भी किसमें जाएगा, 4 नीचे वाले कमरों में और 4 ऊपर वाले कमरों में। तो एक कोने का पार्टिकल कितने कमरों में, कितने यूनिट सेल में जाएगा, 8। कितने में जाएगा, 8 में। समझ में शायद आ गया होगा। नहीं भी आया तो मैं एक बार आओ और आपको एक मेरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। वैसे मैं समझा चुका हूं, मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, लेकिन एक बार लास्ट एक मेरा तरीका और देख लीजिए जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, क्यूब कैसे बनाए जाते हैं, बहुत सारे क्यूब। तो अब इसको देखो, छोटे बड़े हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी ना कोई अपन को साइंस सीखनी, कला थोड़ी सीखनी, आर्ट्स थोड़ी सीखनी है, बट हाँ थोड़ा बहुत आना चाहिए अपन को। एक 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, ओके। अब इसको देखो, यहाँ पे सपोज मैंने एक पॉइंट, अब देखो यहाँ पे मैं एक और क्यूब इस तरीके से बनाया, इस तरीके से बना सकता हूँ ना मैं, ऐसे एक क्यूब में ऐसे बना सकता हूँ। गौर से देखते जाना, भले रिवाइंड कर लेना वीडियो को और फिर देखना कि मैं कैसे बना रहा हूँ, पॉज करके धीरे धीरे करके ऐसे बन गया। तो आप इस कोने को देखिए, इसको देखिए, इस कोने पे जो पार्टिकल होगा वो 4 कमरों में गया, देखो 1 2 3 4 गया। ऐसे ही इस कोने का पार्टिकल देखो इधर जाएगा, ऊपर के 4 कमरे बन गए, देखो एक बना है। देखना मैं इधर वाला बगल वाला भी बना रहा हूं, ऐसे यहां एक कमरा इस तरीके से बन जाएगा। अब थोड़ा यार फीलिंग आ रही होगी कि 4 नीचे वाले 4 ऊपर वाले, तो ये कमरा कितने में, ये गोला कितने में गया, 8 में गया। तो एक यूनिट सेल में कितना हिस्सा आएगा, उसका कितना हिस्सा आएगा, 1/8 आएगा ना। तो यही समझा। तो इफ पार्टिकल इज एट कॉर्नर, then participation या फिर contribution of this particle in one unit cell will be 1/8। ये समझाना था, समझ में आ रहा है। अब फेस पे होगा तो कैसे होगा, बॉडी पे कैसे होगा, ये अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो स्टार्ट करें। तो if particle is at corner of the unit cell, then its contribution will be 1/8 in one unit cell। ठीक है। अब कितने कोने होते हैं ये मैंने अभी आपको बताया, 8। देन ऑल कॉर्नर्स particle contribution in one unit cell बराबर 1/8 एक कॉर्नर पर इंटू 8 कोने। तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर ये क्या है, कंट्रीब्यूशन, ये ऊपर लिखा हुआ है इन वन कॉर्नर, एट वन कॉर्नर। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1। ओके।
ओके 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 ओके, आया। बी, if particle is at face, if particle is at face, अब सुनो, वही क्यूब बना के मैं एक बार बता देता हूं। सपोज कि अगर इस फेस पर एक पार्टिकल हुआ या इस फेस पर एक पार्टिकल हुआ, किसी भी फेस पर, तो ये पार्टिकल गोला है, तो आधा इस कमरे में जाएगा, इधर वाले में, और आधा इस कमरे में जाएगा। ऐसे ये आधा नीचे वाले में जाएगा और आधा जो कमरा ऊपर होगा उसमें जाएगा। तो फेस का पार्टिकल कितने पार्ट में जाता है, कितने कमरों में जाएगा, दो कमरों में जाएगा। तो एक कमरे में उसका पार्टिसिपेशन कितना होगा, हाफ। समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस दीवार में गोला सेट कर दूं तो आधा इधर साइड है, आधा इस दीवार के पीछे है, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हाफ। कितना होगा, हाफ। तो क्या है, इफ पार्टिकल इज एट फेस ऑफ द यूनिट सेल, then its contribution will be 1/2 at one face. तो वही, then all faces particles कंट्रीब्यूशन, वही से देख, यहां से पहले जो किया, टोटल फेस कितने होते हैं अभी अभी बताया 6, और एक फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ, तो आंसर कितना आएगा, 3। कोई डाउट? सी देखो, यही समझ लो, इफ particle is at body of unit cell, तो कंट्रीब्यूशन बराबर 1। पूरा का पूरा पार्टिकल बॉडी में होगा, और अगर एक पार्टिकल में बॉडी में मान लूं तो एक ही होता है, वो तो बीच में सेंटर में तो एक ही पार्ट आ सकता है, एक पार्टिकल ही आ सकता है, तो कंट्रीब्यूशन कितना देगा, 1। तो 3 मैंने बता दिया। अब एक रह गया एज, तो इसको अपन समझ लेंगे, देख लो, लिख लो, ठीक है। कॉपी पे लेके बैठा रहा करो ना, समझ में आ रहा है, बिना कॉपी पेन नहीं आएगा। नोट्स पढ़ लो, नोट्स मैंने डाल दिए, उनको पढ़ो, बस वो समझने के लिए। लेकिन मजा जब ही आता है जब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेके बैठे और अपने नोट्स से पढ़ रहे हो, अपना कुछ डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। तो चलो, स्टीव जॉब्स जी की एक बात है जो कि ये है कि वी डोंट वांट टू बीट द कंपटीशन। हमें कंपटीशन बीट नहीं करना है, हमें किसी से लड़ना नहीं है। वी वांट टू बी डिफरेंट फ्रॉम कंपटीशन। मतलब अगर अपन डिफरेंट रहेंगे, अपना एक नया साइकोलॉजी, अपना एक सेटअप बनाएंगे कि मैं ऐसे पढ़ूंगा, मैं यहां दिमाग लगाऊंगा, तो अपन डिफरेंट हो जाएंगे। फिर लोग हमें ढूंढेंगे, हमें लोगों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? और आज देख लो, एप्पल के मालिक थे वो, एप्पल को ढूंढ रहे हैं। भले ही मार्केट में कितना वो पड़ा होगा, लेकिन जैसे ही एप्पल का नया जाएगा तो लाइन वहां लगेगी। समझो, आप अपना बनाओ, मैं कैसे बेस्ट कर सकता हूँ। देखो, मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, मैं भी कर रहा हूँ, और मैं आगे और बेहतर करने वाला हूँ। बस आप चैनल का ध्यान रखना, मैं आपका ध्यान रखूंगा, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सी हो गया, अब आएगा डी। ओ, फिल्टर ज्ञान। तो बच्चों, आपको मैंने आज फिल्टर ज्ञान देखा, मेरी आर्ट देखी, आर्ट शुरू में इतना बड़ा हो गया फिल्टर ज्ञान, बस ऐसे ही बड़ा करना है। हाँ भाई, डी और हरा
अंतर्ज्ञान थोड़ी लिखना था अभी। अब आता है डी पॉइंट। इफ पार्टिकल इज एट एज, अगर पार्टिकल एज पे होगा तो क्या होगा, देन contribution of particle will be 1/4 at 1h। कहने में ये कैसे, कैसे कैसे इसको समझो दोबारा भाई। अगर इस एज को देखें तो ये एज कितने कमरों में जा रही है, ये 4 कमरों में जा रही है, देख लो। अगर मैं बनाऊं तो ये एज 4 कमरों में जाएगी। अब भले अपना मतलब कमरे को देखना कि देखो आप, अगर मैं सपोज, आपको दिखेगा नहीं यार, मेरा वाइड एंगल कैमरा नहीं है, अभी मैं किससे बना रहा हूँ, मोबाइल से बना रहा हूँ। क्या है मेरे आसपास, क्या है मेरे आसपास जिससे समझाया जा सके। मार्कर है मेरे आसपास, देखो कैसे समझते हैं यार देखो ये एच एक कमरे में गई, दूसरे कमरे में, तीसरे में, चौथे में। अब ये एज भी भाई 4 कमरों में ही जाएगी, एक ये, 2 ये वाली, 1 2, एक कमरा इसके ऊपर बनेगा यहाँ इस तरीके से, इसके ऊपर भी एक कमरा बनेगा। तो ये एज कितने में गई, 4। तो हर एज, अब देखो ये एज अगर मैं इसको ऐसे सेट करूं, वहां से ऐसे सेट करूं, तो ये एज कितने में गई है, इस कमरे में, इस कमरे में, इसमें, इसमें, तो टोटल कितने में गई है, 4। तो उस एज पर अगर मैं ऐसे गोला लगा दूंगा तो कितने में जाएगा, 4 कमरों में जाएगा ना। तो अगर वो 4 कमरों में गया तो एक कमरे में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 1/4। मेरे पास कुछ और क्यों नहीं है देखना। देखो अगर इस बुक को मैं एक क्यूब टाइप मान लूं, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर एक पार्टिकल लगाऊं तो ऐसी 4 बुक आ सकती है ना, 4 ऐसे, इधर एक और बुक, इसके ऊपर एक और बुक, बगल वाले के ऊपर भी एक और बुक। तो यहां जो रखा हुआ एक पार्टिकल होगा 4 बुक में जाएगा, तो एक बुक के अंदर उसका कितना पार्ट घुसेगा, तो चले स्टार्ट करते हैं। या बना देता हूं हल्का समझने के लिए। पार्टिकल होगा ना, तो इधर वाले कमरे में भी जाएगा, इधर आया, इधर आया, ऐसे एक कमरा ऊपर इधर बनेगा, ऐसे एक कमरा उधर बनेगा, तो 4 कमरों में जाएगा, ठीक है। देन टोटल कंट्रीब्यूशन इन यूनिट सेल, टोटल कितनी एज बताई थी मैंने अभी आपको, 12। तो 12 एज हो गई, और एक एज पे कितना कंट्रीब्यूशन, 4 एट 1 एज, कंट्रीब्यूशन एट 1 एज, एज, टोटल नंबर ऑफ एज। तो आंसर क्या आएगा बेटा, बोलो, 3। तो भैया बॉडी सेंटर, सॉरी, पहले से स्टार्ट करते हैं। कॉर्नर पे आया तो टोटल कंट्रीब्यूशन 1, फेस पे आया तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना, 3,
एज पे आया तो भी टोटल कंट्रीब्यूशन 3, देखो फेस पे आया था तो टोटल कंट्रीब्यूशन 3, एज पे आया टोटल कंट्रीब्यूशन 3, और अगर बॉडी पे आया तो टोटल कंट्रीब्यूशन 1, कॉर्नर पे 1, बॉडी पे 1, फेस पे 3, एज पे 3 टोटल। अब एक फेस पे आधा आधा, एक फेस पे अगर पार्टिकल आ जाएगा तो एक क्यूब में कितना आएगा, आधा। एक कॉर्नर पे अगर पार्टिकल आ जाएगा तो एक क्यूब में आएगा 1/8। समझ में आ रहा है? और एक एज पे आया तो एक क्यूब में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4। ये याद रखना है, लिख लेना, ठीक है, लिख लो भले। तो देखो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे ना, वो अभी पढ़ रहे थे अपन का क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्लोज पैकिंग कैसे होती है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम अरेंजमेंट कर लेंगे, क्लोज पैकिंग कर लेंगे, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा कि हाँ नाउ दिस इज द क्लोजेस्ट पैकिंग। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको एक टर्म पढ़नी पड़ेगी, वो है पैकिंग फ्रैक्शन। मैं आपको टर्म ही बता रहा हूं अभी, पैकिंग में अभी आपको बताऊंगा, अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूं टर्म। तो जो मैंने वही कहा था कि उदयपुर जाना है पहले धीरे धीरे, या फिर अमेरिका जाना है तो हो सकता है फ्लाइट पहले हांगकांग रुके, उसके बाद कहीं और रुके, कहीं और कहीं और कहीं और, फिर आप अमेरिका जाओ, या फिर कम से कम एयरपोर्ट पे तो जाना ही पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है, आप घर पे से तो उठा के लेके नहीं जाएंगे, चल रे चल अमेरिका घुमाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि टर्म हमको समझनी पड़ेगी। तो पहली टर्म अभी हमने पढ़ी है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल। कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल को समझने के लिए हमने ये बोला था कि एज वेज पे कितने पार्टिकल है, एक एज कितने पे जाएगी, तो वहां पे हमने कंट्रीब्यूशन पढ़ लिया है। तो भैया उस कंट्रीब्यूशन को हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे जेड से। टोटल कंट्रीब्यूटेड पार्टिकल इन वन यूनिट सेल बराबर जेड। अगर पार्टिकल सिर्फ एज पर होंगे तो जेड का वैल्यू 3, फेस पर होंगे तो जेड का वैल्यू 3, बॉडी पर होगा तो जेड का वैल्यू 1, और पार्टिकल कॉर्नर पे होंगे तो बॉडी जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, पार्टिकल अगर कॉर्नर पे होंगे तो वैल्यू क्या होगी, 1 1 1 3 3, कॉर्नर पे 1, बॉडी पे 1, फेस पे 3, एज पे 3, बता दिया है। तो उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, जेड से। अगर सभी जगह होंगे तो जेड का वैल्यू ये प्लस Z1 Z2 Z3, मतलब एज का अलग निकालेंगे, बॉडी का अलग निकालेंगे, कॉर्नर का अलग निकालेंगे, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, अगर यूनिट सेल कोई सपोज मोनोक्लिनिक वगैरह कुछ और हुई, हेक्सागोनल होगा तो ये V लिख देंगे। अगर क्यूबिकल है, क्योंकि ज्यादातर क्यूबिकल है 98%, तो वहां लिखेंगे A क्यूब। तो अब देखो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे समझ में आएगा। पैकिंग फ्रैक्शन इज द वे टू कैलकुलेट द क्लोज पैकिंग। मतलब क्लोज पैकिंग किसके बेसिस पे कही जाएगी, वो जो बेसिस है वो ये है पैकिंग फ्रैक्शन। अगर किसी का पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा हुआ तो उसकी क्लोज पैकिंग भी ज्यादा होगी। जो मैं परसेंटेज बता रहा था कि इतना परसेंट वॉइड, इतना परसेंट ये, तो जिसका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन उस जगह पर ज्यादा होगा। इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे अगर टोटल यूनिट सेल में मेरे को देखना है कि पार्टिकल का वॉल्यूम कितना है, तो टोटल यूनिट सेल, टोटल कमरे में मैं खड़ा हुआ हूं, बोर्ड रखा हुआ है, कुछ और भी चीजें यहां पे रखी हुई हैं, वो वॉल्यूम कितना कवर हो रहा है इस यूनिट सेल में, ऐसे समझ लो आप। एक बॉक्स में मैंने एक बॉल भर दी, तो बॉलों का वॉल्यूम निकाल लिया, बॉल्स का वॉल्यूम निकाल लिया, और हमारे पास किसका वॉल्यूम है, उस बॉक्स का वॉल्यूम है, बॉल और बॉक्स का वॉल्यूम है। तो टोटल में से निकालते हैं ऐसे परसेंटेज, तो क्या रखेंगे नीचे, टोटल वॉल्यूम, ऊपर हो जाएगा कि कंट्रीब्यूटेड पार्टिकल कितने उस बॉक्स में या उस यूनिट सेल में, और एक कंट्रीब्यूटेड पार्टिकल का वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम और टोटल कंट्रीब्यूटेड पार्टिकल का वॉल्यूम। तो एक वॉल्यूम का पार्टिकल, एक पार्टिकल का वॉल्यूम इनटू टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटेड पार्टिकल आ गया। टोटल नीचे, ऊपर कंट्रीब्यूटेड पार्टिकल का वॉल्यूम। टोटल कंट्रीब्यूटेड पार्टिकल है जेड, और एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन जो वॉल्यूम है वो कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और मैंने माना था कि फंडामेंटल पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड एज स्फीयर इन सॉलिड स्टेट। अब समझो ये चीज सेम रहेगी, क्योंकि आर का वैल्यू सेम मान रहे हैं सबके लिए ऑलमोस्ट।
क्योंकि हमको मालूम है एटम का जो वॉल्यूम जो रेंज होता है आर का वैल्यू 10 टू द पावर -15 से 10 टू द पावर -10 होता है, ये एटम में आता है। तो एटम का वॉल्यूम अगर हम देखें, अगर एटम हुआ तो इससे इसके रेंज में आएगा, तो ये ऑलमोस्ट सेम मान लिए, तो आर का वैल्यू ऑलमोस्ट क्या है, सेम। तो ये वैल्यू सेम रहेगी, ये वैल्यू भी सेम हो सकती है। अगर मैंने माना कि ए बदल रहा है, तो सपोज मैंने किसी एक ए के वैल्यू के लिए कभी बॉडी पे रख रहा हूं, कभी किसी पे रख रहा हूं, कभी फेस पे रख रहा हूं, तो क्या बदलता जाएगा, जेड। तो ये और ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम। जो चेंज होगा वो ज्यादातर किस में होगा, जेड में। तो जेड के बदलने पर पैकिंग फ्रैक्शन बदल जाएगा। जैसे जेड का वैल्यू बोला कि पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे, तो जेड का वैल्यू 1। पार्टिकल बोला कि बॉडी पर है और कॉर्नर पे मतलब बॉडी सेंटर, तो बॉडी का 1, कॉर्नर का 1, तो जेड का वैल्यू 2। तो जेड का वैल्यू बदलने पर पैकिंग फ्रैक्शन बदल जाएगा। तो जिसका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा आएगा, जिसका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा आएगा, वो उतनी अच्छी क्लोज पैकिंग होगी। ये पैकिंग फ्रैक्शन है। अगर मैं यहां 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पैकिंग परसेंटेज आ जाएगा। फ्रैक्शन में 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज आ जाएगा, बस हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। अब हम एक एक करके पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। पहले निकालेंगे सिंपल यूनिट सेल, जब पार्टिकल सिर्फ प्रिमिटिव कोनों पर हो, फिर बॉडी सेंटर, और फिर निकालेंगे किसका, फेस सेंटर। तो 3 हम निकालेंगे क्या, पैकिंग फ्रैक्शन तीनों के लिए निकालेंगे, बॉडी के लिए, फेस के लिए और कॉर्नर के लिए। आ गया। मैंने आपको 4 यूनिट सेल बताई थी, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर और कॉर्नर। और आपको बताया था कि क्यूब में एंड सेंटर नहीं होता, तो कितने बच गए, 3, फेस, बॉडी और कॉर्नर, एंड सेंटर नहीं होता है। ये मैंने बताया था ट्रिक में, याद है, 324 क्यूब में 3 ही थे। हो गए। तो चलते हैं क्लोज पैकिंग को और आगे समझने के लिए हमें धीरे धीरे करके सबके क्या निकाल लेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन। फिर पैकिंग फ्रैक्शन तीनों के निकालने के बाद कहेंगे, निकालने के बाद हम ये कहेंगे, हम वहां मतलब जो समझ लो 80% क्लोज पैकिंग समझ चुके हैं कि हाँ यार, हाँ पार्टिकल को अगर ऐसे ऐसे करके एज पे रखेंगे, पार्टिकल को यहाँ रखेंगे, तो पैकिंग फ्रैक्शन ये आएगा। आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पैकिंग फ्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा पैकिंग फ्रैक्शन, एक पैकिंग परसेंटेज। परसेंटेज कुछ नहीं है, फ्रैक्शन आता है 100 का मल्टीप्लाई करो परसेंटेज आ जाएगा। जैसे फ्रैक्शन 0.68 आया तो 100 का मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 68%, 68%। ठीक है। तो क्लोज पैकिंग को समझने के लिए हमने पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला समझ लिया है, जेड को समझ लिया है, ईच कॉर्नर के लिए जेड का वैल्यू क्या होगा ये समझ लिया है, ईच एज के लिए क्या होगा, फिर ईच बॉडी के लिए क्या होगा और फेस के लिए क्या आएगा। फिर सब कुछ समझ लिया है कि इनको मल्टीप्लाई कितनी एज होती है, कितनी बॉडी सेंटर्ड होते हैं, कितनी क्या डायगोनल फाइगोनल, सब कुछ समझ लिया है। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अब आएगा पहला टॉपिक, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल या प्रिमिटिव या कॉर्नर्ड यूनिट सेल का क्या, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन समझना ही क्लोज पैकिंग को समझना होता है। क्लोज पैकिंग समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमको पैकिंग फ्रैक्शन आनी चाहिए ढंग से। समझ में आया। पहले हम क्यूब के लिए पढ़ लेंगे, फिर 2D में भी पैकिंग बता दूंगा, ये तो 3D में चल गई है, फिर 2D में बता दूंगा। फिर हमारे सिलेबस में हेक्सागोनल की भी पैकिंग है। तो हमारे सिलेबस में है क्या, 2D की थोड़ी सी पैकिंग है, जेईई मेंस तक के सिलेबस में 2D की पैकिंग है, 3D की पैकिंग 3 है, क्यूबिकल बॉडी सेंटर्ड, क्यूबिकल फेस सेंटर्ड और क्यूबिकल सिंपल प्रिमिटिव। फिर इसके अलावा अपने पास पैकिंग है हेक्सागोनल की, तो टोटल 6 हो गई। 2D की 2 हेक्सागोनल और क्यूब की 3, 6-7 पढ़ेंगे। और जैसे ही हमने ये सबको पढ़ लिया, इनकी पैकिंग फ्रैक्शन निकाल ली, तो हमारा 80% क्लोज पैकिंग खत्म हो जाएगी। फिर मैं आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत कि पार्टिकल कैसे अरेंज किए कि हेक्सागोनल बना, पार्टिकल कैसे अरेंज किए कि सिंपल क्यूबिकल बना, पार्टिकल कैसे अरेंज किए कि बॉडी सेंटर्ड बना। ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोज पैकिंग को समझने के लिए। स्टार्ट करते हैं आगे। का नाम है
पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए। तो अगर हम सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं तो देखो सबसे पहले ये फॉर्मूला आना चाहिए, समझा चुका हूं। अगर ये फॉर्मूला आता है तो हमको ये पता है कि वी नो दैट z बराबर 1 होता है 1/8 into 8, ये अभी बता चुका हूं। अब ये a इक्वल टू 2r, ये कैसे पता चला इसको पहले यहां समझ लेते हैं। देखो अगर मैं इसको इस तरीके से कोने पे इस तरीके से पार्टिकल सेट कर दूं और पार्टिकल कोने पे सेट कर दिए तो इसका मतलब ये होगा, मतलब पास से पास कब आ सकते हैं, कैसे जमाए कि वो पास से पास हो। तो भैया ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों बहुत दूर होंगे, तो अगर ये दोनों दूर तो नहीं होंगे तो उसको जब मैंने जूम इन करके और बच्चों को दिखाया, यार बच्चों ये देखने में अभी बोर्ड पर ऐसा लग रहा है कि ये दूर दूर है लेकिन एक्चुअल में ये टच हो रहे हैं ऊपर ऐसे, मतलब आप इसको ऐसे समझो। इसको देखो मैं एक बार और इस पर भी बता देता हूँ, अगर आपको डाउट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, ये पार्टिकल इस तरीके से जमे हुए हैं, यूं पूरे के पूरे पार्टिकल भरे हुए हैं। इसको जब मैं जूम इन करता हूँ पार्टिकल या इसको जूम इन करता हूँ तो ये पार्टिकल इस तरीके से रखे हुए हैं। तो ये एक पहले पार्टिकल का सेंटर जो होगा वो ये कॉर्नर ये वाला है, ऐसे ये वाला सेंटर हो गया, ऐसे ये वाला सेंटर हो गया, ये वाला सेंटर हो गया। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये A होगा, ये A होगा, इन दोनों को मिला दूं तो, और इतनी इसकी आधी दूरी क्या होगी R, तो A बराबर क्या आ जाएगा 2R, तो A बराबर 2R रख देंगे, जिससे R से R कट जाए, चीजें किस में आ जाए, मैथमेटिकल डिजिट्स में आ जाए। तो ऐसा तो नहीं ना A और R में रिलेशन निकालना पड़ेगा जिससे वैल्यू किस में आ जाए, डिजिट में आ जाए। तो A बराबर क्या आ गया 2R। कैसे आया बताया मैंने, पार्टिकल सेट हो रखे थे, मैंने जूम इन किया तो भैया वो आपस में इस तरीके से टच हो रहे हैं, तो इन दोनों को मिलाया तो ये हो गया A is what, edge of the edge length, edge of the unit cell या edge length of the unit cell, और ये दूरी R हो गई तो A बराबर 2R। इसको मैंने यहाँ रख दिया, ओपन किया तो क्या आएगा 8R3, 4 से 8 को काटा तो 2 बार गया। अब इसको कट करेंगे तो क्या जाएगा 3 into 2 6, R³ से R³ कट गया तो आंसर क्या आएगा π/6। π/6 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3.14। सॉल्व करेंगे और इसको जब सॉल्व कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आंसर आता है 0.52। क्या आएगा 0.52। आप इसको यहां ऐसे लिख सकते हैं 0.52। अगर मैं इसको क्या किसके रूप में निकालता हूं, पैकिंग फ्रैक्शन आया है, अगर मैं पैकिंग परसेंटेज के रूप में निकालूं तो आंसर क्या आएगा 52%। और इसको और सॉल्व करें तो ऐसे आता है 52.04% या 0, तो उतना नहीं करना, 52 इनफ है। तो पैकिंग परसेंटेज, कई बुक में से पैकिंग एफिशिएंसी कहा गया है, कई बुक्स में से पैकिंग एफिशिएंसी कहा गया है, और पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी 0.52 into 100 बोले तो 52%। तो 52% क्या होंगे, पार्टिकल होंगे, और बचा हुआ 48%, 52% कंट्रीब्यूशन होगा, और बचा हुआ 48% क्या होगा, वॉइड होगी। तो वैकेंट या वॉइड कितना है 48%। किसके लिए, सिंपल क्यूबिकल के लिए, सिंपल क्यूबिकल सेल के लिए। ओके, आगे फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, हेक्सागोनल, 2D पैकिंग, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ने के बाद, पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ने के बाद हमारा 80% क्लोज पैकिंग खत्म हो जाता है। फिर थोड़ा सा और पोर्शन पढ़ेंगे कि भैया पार्टिकल को कैसे जमाया कि पता चला कि हाँ यार ये तो सिंपल क्यूबिकल बन रही है, कैसे पता चला कि ये तो हेक्सागोनल बन रही है, ये सब बताऊंगा। तो ये खत्म होते ही क्लोज पैकिंग खत्म, और इस चैप्टर का आधे से ज्यादा पार्ट खत्म हो जाता है। फिर हम पढ़ेंगे इम्प्योरिटी इन सॉलिड, कि बनाते समय हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण इम्प्योरिटी आ जाती है सॉलिड में, और उससे क्या होता है। ओके।